नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताते हैं, युद्ध से जुड़ी हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध अब चौथे महीने में एंट्री ले चुका है। इस दौरान रूस ने यूक्रेन के 20% एरिया पर कब्जा कर लिया है। इधर नेटो देश और अमेरिका यूक्रेन को अब तक अरबों रुपए का हथियार दे चुके हैं, लेकिन ये हथियार यूक्रेन में कबाड़ हो गया है। आखिर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अमेरिका के हथियार यूक्रेन में क्यों बेकार? नाटो के रॉकेट लॉन्चर यूक्रेन में क्यों नहीं चल रहे? बिना ट्रेनिंग यूक्रेन की सेना कैसे देगी रूस को टक्कर? अपने हौसले, जोश और हिम्मत की बदौलत भले ही यूक्रेन की सेना ने रूस को 100 दिनों से ज्यादा रोके रखा है, लेकिन लड़ाई हिम्मत, जोश और हौसलों के साथ साथ मॉडर्न वेपन से लड़े जाते हैं। एक तरफ रूस यूक्रेन में अपने लेटेस्ट हथियार का प्रयोग कर रही है, वहीं यूक्रेन के अपने पुराने हथियारों की बदौलत मैदान में खड़ी है। पश्चिमी मीडिया में दावा किया गया कि अमेरिका समेत कई देशों से मिले हथियार यूक्रेन में धूल खाने को मजबूर है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़ेलेंस्की की सेना को इन्हें चलाने की ट्रेनिंग ही नहीं दी गई। यूक्रेन की सेना के पास दुनिया भर के आधुनिक हथियार तो पहुंच गए, लेकिन उन्हें रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने का तरीका सैनिकों को आता ही नहीं। पश्चिमी मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सेना को अमेरिका और ब्रिटेन ने कई ऐसे हथियार दिए जो रूस की नाक में दम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें चलाने की समझ न होने की वजह से वो कबाड़ में बदल गए, जिस पर खुद यूक्रेन के सैनिकों ने हामी भरी। उसके एक सैनिक ने दावा किया, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे में आईफोन का सबसे आधुनिक वर्जन दे दिया गया हो, लेकिन उसके सिवाय फोन लगाने के हमें कुछ नहीं आता। यानी वो हथियार जो इस जंग का रुख पलटने की ताकत रखते हैं, वो ज़ेलेंस्की के जवानों की मुसीबत बन गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि इसी वजह से वहां करोड़ों के हथियार सिर्फ देखने के काम आ रहे हैं। इसके अलावा अभी ब्रिटेन वादे के मुताबिक यूक्रेन को खतरनाक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी देने वाला है। साथ ही कई मिसाइलें और तरह तरह के आधुनिक हथियार पहले से ही यूक्रेन में मौजूद हैं, लेकिन उन्हें चलाने की जानकारी न होने की वजह से वो उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, जिनमें अमेरिका से मिला एक हाईटेक रेंज फाइंडर JIM-LR भी शामिल है। आसान भाषा में कहें तो अमेरिका की फौज में इस्तेमाल होने वाली एक दूरबीन है, जिसे रात के अंधेरे में भी दुश्मन को साफ साफ देखा जा सकता है। इसके अलावा इसमें एक लेजर लगी है, जिसकी मदद से दुश्मन के ठिकाने की दूरी को नापा जा सकता है। साथ ही ये GPS से लैस है, यानी जंगल में या रेगिस्तान जैसे इलाकों में लड़ाई के वक्त ये रास्ता ढूंढने में भी काम आ सकती है। रूस यूक्रेन की लड़ाई चौथे महीने में दाखिल हो चुकी है। इस दौरान यूक्रेन के बड़े शहर खंडर में तब्दील हो चुके हैं। रूस ने यूक्रेन की 20% जमीन पर कब्जा कर लिया है। अब यूक्रेन के सैनिकों की मजबूरी ये है कि एक तरफ उन्हें अपना देश बचाना है और दूसरी तरफ जल्द से जल्द लेटेस्ट हथियारों की ट्रेनिंग भी लेनी है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जल्द ही रूस कीव में भी अपना झंडा फहरा देगा। अमेरिका और दक्षिण कोरिया की परफॉर्मेंस को देखकर जोंग की धड़कनें बढ़ने लगी है। वैसे धड़कन तो पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों की बढ़ी हुई है। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला किया है। रूस ने उस प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जिसे पुतिन का ब्लड मून कहा जा रहा है। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पुतिन का ये चांद वाला ख्वाब कितना बड़ा है। यूक्रेन के आधे चांद पर पुतिन की नजर। जमीन का ये ऐसा टुकड़ा है जो पुतिन के लिए चांद बन गया है। ऐसा चांद जिसे हासिल करना पुतिन का मिशन बन गया है।
पुतिन को यूक्रेन का ये चांद हर हाल में चाहिए, बदले में कितना भी बड़ा युद्ध क्यों ना लड़ना पड़े। कब्जे की इस जंग में यूक्रेन का ये चांद अभी ब्लड मून बन गया है। पुतिन की जिद के चलते यूक्रेन का ये पूरा इलाका रोज धमाकों के साथ सोता जागता है। यहाँ की युद्ध की तस्वीरें डराने वाली हैं। आखिर पुतिन की नजर यूक्रेन के इस चांद वाले हिस्से पर क्यों टिक गई है? इस इलाके को पुतिन की सेना के कब्जे से बचाने के लिए ज़ेलेंस्की ने पूरी ताकत क्यों झोंक रखी है? Російська армія намагається задіяти на Донбаському напрямку ще додаткові сили, але 103-й день і український Донбас стоїть міцно. Робимо все для оборони і на Запорізькому напрямку, на Миколаївському також. यूक्रेन का ये टैंक डॉनबास के वॉर फ्रंट पर आता है। मोर्चे पर मौजूद रूस के टैंक पर निशाना साधता है। पहला फायर करता है, दूसरा फायर करता है, तीसरा फायर भी करता है और फिर खुद को रूस की सेना की नजरों से बचाकर दूसरे फ्रंट पर फायरिंग के लिए आगे बढ़ जाता है। यूक्रेन से आई ये तस्वीरें बताती हैं कैसे डोनेस्क में यूक्रेन की सेना रूस पर जबरदस्त पलटवार कर रही है। डोनेस्क शहर में भारी गोलाबारी कर रही है। यूक्रेन ने ड्रोन की मदद से रूस पर जबरदस्त पलटवार किया है। यूक्रेन ने रूस के टैंक को तबाह कर दिया है। यूक्रेन की तरफ से इसका वीडियो जारी किया गया है। वहीं रूस ने भी अपने हथियारों को तबाह करने की ताक में लगे यूक्रेन के ड्रोन को तबाह कर दिया है। यूक्रेन युद्ध में रूस के वार पर यूक्रेन के इस पलटवार का मकसद डॉनबास में कब्जा जमाए बैठे रूस की सेना को पीछे खदेड़ना है। पुतिन के हाफ मून वाले ड्रीम को तार तार करना है। पुतिन का मिशन हाफ मून इस वक्त खूनी चांद बन गया है। पुतिन का मिशन मून पूरब में खार्किव से दक्षिण में ओदेसा तक वाले यूक्रेन के पूर्वी दक्षिणी हिस्से पर कब्जा जमाना है। नतीजा यह है कि खार्किव से ओदेसा तक 815 किलोमीटर लंबे मोर्चे पर बम गोले बरस रहे हैं। रूस की फौज पर दबाव बहुत ज्यादा है क्योंकि रूस की सेना को जो कामयाबी उत्तरी यूक्रेन में नहीं मिली, पुतिन वो कामयाबी दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन में चाहते हैं। यही वजह है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का पूरा फोकस इस वक्त यूक्रेन के मून लैंड पर है, जो पुतिन की सेना के लिए रेड कॉरिडोर बना हुआ है। यूक्रेन में रूस का रेड कॉरिडोर क्या है? क्या ये पुतिन का प्लान बी का हिस्सा है? क्या वो रेड कॉरिडोर तैयार करके पूरी जंग का दायरा ही बदलने जा रहे हैं? 1.5 से 2 लाख की फौज लेकर जो ऑपरेशन पुतिन ने शुरू किया था, उसमें 60,000 रिजर्व फोर्स और झोंकी जा रही है। इस जंग में अब रूस के टारगेट पर यूक्रेन का सेवेरोडोनेत्स्क शहर आ चुका है, जहां कब्जे के लिए आमने सामने की लड़ाई है। हालात ऐसे बन गए हैं कि इस शहर पर कब्जा करने के लिए रूस 10 गुना बमबारी करने लगा है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने सेवेरोडोनेत्स्क के लगभग 80% इलाके पर कब्जा कर लिया था, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों ने पलटवार करके रूस की सेना को पीछे खदेड़ दिया और सेवेरोडोनेत्स्क के आधे हिस्से पर फिर से अपना नियंत्रण कर लिया है। Ситуація на Сході, ситуація на Сєвєродонецьку, ви знаєте, ми тримаємо ситуацію. Саме тримаємо ситуацію. Їх більше. Вони потужніші, але тим не менш, я думаю, що у нас є всі шанси боротися. रूस से 140 किलोमीटर दूर यूक्रेन का सेवेरोडोनेत्स्क शहर, जिस पर कब्जा करने के लिए पुतिन बेकरार है।
और ज़ेलेंस्की किसी भी सूरत में इसे छोड़ना नहीं चाहते। मतलब सेवेरोडोनेत्स्क के लिए पुतिन की सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है, शहर को खंडर बनाने की कोशिश में है, लेकिन ज़ेलेंस्की की सेना पूरा दम लगाकर इस शहर को बचाने में जुटी है। रूस इस शहर को मारियोपोल जैसा करना चाहती है। रूस की फौज डोनबास में हर कोने को सैनिटाइज करके आगे बढ़ रही है। इसमें वक्त जरूर लग रहा है, हर एक इमारत पर हमला हो रहा है, लेकिन रूस यहां कोई चांस नहीं लेना चाहता, क्योंकि यूक्रेन की फौज इस इलाके में गुरिल्ला युद्ध लड़ रही है। जंग चौथे महीने में पहुंचने वाली है, यानी फरवरी में हमला किया, मार्च में युद्ध तेज हुआ, अप्रैल से होते हुए जून में भी ये युद्ध थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में यूक्रेन में पुतिन के सामने 5 बड़े लक्ष्य क्या हैं, वो बहुत गौर से समझिएगा। यूक्रेन की लड़ाई में पुतिन अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड यानी वो इलाके जहां रूस का दबदबा है, उस पर और जोर लगाना चाहते हैं, और ये है ईस्ट कॉरिडोर, यानी डॉनबास का वो रीजन जहां लुहांस्क और डोनेस्क इलाके आते हैं। इसके साथ ही रूस दक्षिण में मारियोपोल और क्राइमिया तक रेड कॉरिडोर बनाना चाहता है, और इन्हीं इलाकों में मजबूत पकड़ हासिल करके वो यूक्रेन को बांटने वाली नदी नाइपर के जरिए ईस्ट और वेस्ट वाला फ्रंट तैयार करना चाहता है। पूरब से लेकर दक्षिण तक हिस्सा यूक्रेन का सबसे खतरनाक फ्रंट बना हुआ है। लड़ाई मोहल्लों में हो रही है, रूस के टैंक घूम रहे हैं, लड़ाई डॉनबास की छोटी बड़ी गलियों में हो रही है। एक कोने से दूसरे कोने में छुपे हुए आम लोगों की जिंदगी की बड़ी बाजी लगी हुई है। 3.25 महीने के युद्ध के बाद रूस ने लुहांस्क क्षेत्र के 93% और डोनेस्क के 74% हिस्से पर नियंत्रण करने का दावा किया है। 3.25 महीने के युद्ध के बाद भी यूक्रेन के अंदर करीब 1000 किलोमीटर लंबा वॉर फ्रंट खुला हुआ है, जहां दिन रात लड़ाई चल रही है। रूस और यूक्रेन के सैनिक आमने सामने की जंग लड़ रहे हैं। जब पुतिन ने इस जंग को शुरू किया था तो उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था क्राइमिया को रूस की मुख्य भूमि से जोड़ना, यानी क्राइमिया और रूस को जमीनी रास्ते से लिंक कर देना। और ये जमीनी रास्ता यूक्रेन के जिस हिस्से से होकर गुजरता है, उसके पूर्वी दक्षिणी हिस्से पर अगर गौर से देखें तो ये आधे चांद के आकार में दिखेगा, जिस पर 100% कब्जा इस वक्त पुतिन की युद्ध में पहली प्राथमिकता बनी हुई है। इस नजरिए से यूक्रेन युद्ध को देखा जाए तो लगता है पुतिन अपना लक्ष्य पाने में कामयाब होते दिख रहे हैं, क्योंकि पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्सों पर कब्जा करने में सफलता हासिल की है। अब ये समझ लीजिए कि यूक्रेन के ओडेसा पर कब्जा क्यों जमाना चाहते हैं पुतिन। इस मैप को ध्यान से देखिए। ओडेसा बंदरगाह यूक्रेन का मारियोपोल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बंदरगाह क्यों है, इसे समझ लीजिए। अगर यूक्रेन अपना कोई भी सामान दुनिया के किसी और हिस्से में पहुंचाना चाहता है, तो अगर उसके जहाज मारियोपोल से गुजरे तो उन्हें इन छोटी जल संधियों से गुजरना पड़ेगा, जिसे ब्लॉक करना बेहद आसान है। जबकि ओडेसा यूक्रेन का एक ऐसा बंदरगाह है जहां से गुजरकर दुनिया से जुड़ना ज्यादा आसान है। इसलिए पुतिन ओडेसा पर कब्जा करना चाहते हैं, ताकि हर तरह से यूक्रेन को दुनिया से काट दिया जाए। इसलिए पुतिन की आर्मी ने लगातार ओडेसा के ऊपर दबाव बना रखा है, क्योंकि ओडेसा पर कब्जा करने के बाद पूरे काले सागर पर पुतिन की फोर्स का वर्चस्व हो जाएगा। लेकिन ज़ेलेंस्की को ऐसा होना किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। Потрібно, щоб був безпековий коридор з кораблів, щоб той чи інший флот тієї чи іншої держави забезпечив нам. रूस के हमले बेशक और तेज होते चले जा रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि यूक्रेन की सेना ने रण क्षेत्र में कीव और खार्किव में पुतिन की आर्मी को पीछे धकेला है। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि पूर्वी यूक्रेन यानी डॉनबास पर कब्जा बरकरार रख पाना पुतिन के लिए क्या इतना आसान होगा? पुतिन का चांद हासिल करने का सपना पूरा होगा, या फिर कीव पर कब्जे की तरह ये भी अधूरा ख्वाब बनकर रह जाएगा?
सिर्फ यूक्रेन को तबाह नहीं कर रहे हैं, बल्कि पुतिन चाहते हैं कि इन हमलों से यूक्रेन की आर्थिक कमर टूट जाए और इसके लिए रूस की सेना यूक्रेन की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को निशाना बना रही है। यूक्रेन से दिखाते हैं आपको न्यूज़ 18 रिपोर्टर जावेद मंसूरी की ग्राउंड रिपोर्ट। पुतिन न सिर्फ जंग के मैदान में यूक्रेन को पटखनी देने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं आर्थिक रूप से भी यूक्रेन को तोड़ने की पूरी कोशिश हो रही है। इस वक्त मैं राजधानी कीव से 50 किलोमीटर दूर दीमर इलाके में मौजूद हूं और हम यहां अर्थव्यवस्था को किस तरह से रूस ने नुकसान पहुंचाया उसकी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये यूक्रेन की तीसरे नंबर की मेटल प्रोफाइल बनाने वाली फैक्ट्री का हाल है, जिसे 25 मार्च को रूसी मिसाइलों ने पूरी तरह से उड़ा दिया था। इसका मकसद सिर्फ ये था कि रूस को आर्थिक नुकसान पहुंचाए, रूस यूक्रेन को आर्थिक नुकसान पहुंचाए और साथ ही जो इकोनॉमी में बड़ा योगदान दीमर औद्योगिक केंद्र एक माना जाता है वो रखता है, उसको नुकसान पहुंचाया जाए। आप देखिए इस फैक्ट्री की छत देखिए किस तरह से यहां पर होल हो गए हैं, यहां से मिसाइल एयर स्ट्राइक की गई, ये हमला यहां पर किया गया। पूरी तरह से ये जो फैक्ट्री है जलकर खाक हो गई है। आपको बता दें कि $22 मिलियन का इस फैक्ट्री को नुकसान हुआ है और बताया जाता है कि न सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूरोप को ये मेटल प्रोफाइल यानी कि जो विंडो और दरवाजों में मेटल की प्रोफाइल लगती है उसको तैयार ये फैक्ट्री करती थी। और अब जरा इसकी हाल देख लीजिए, ये पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गई है। यहां इसका जरा बाहरी हिस्सा दिखाते हैं, वो तस्वीरें देखकर भी आप चौंक जाएंगे। और तस्वीर ऐसी है कि पूरी तरह से ये जो इसका दूसरा हिस्सा है फैक्ट्री का ध्वस्त हो चुका है। आप जरा तस्वीर देख लीजिए, ये पूरी तरह से जो इस फैक्ट्री की छत थी, दीवारें थी, वो सब भर भरा कर गिरी हुई हैं। और ये आप देखिए इस तरफ भी अगर मैं आपको बाईं तरफ दिखाना चाहूं तो यहां पर भी बुरा हाल है। रूस की सीधी कोशिश थी कि यूक्रेन को आर्थिक रूप से तोड़ा जाए। ये देखिए, ये संभवतः ये वो निशान है जहां से बम गिराए गए और ये हाल आप देख सकते हैं। तो यहां हालात न सिर्फ जंग के मैदान में रूसी सेना यूक्रेन को हराने की कोशिश कर रही है, बल्कि आर्थिक रूप से तोड़ने की भी कोशिश कर रही है, क्योंकि किसी भी देश के लिए अगर वो आर्थिक रूप से टूटता है तो बहुत ज्यादा दिनों तक टिक पाना जंग में मुश्किल होता है। हमारे साथ इस फैक्ट्री के डायरेक्टर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्यों इस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया, कितना नुकसान उन्हें हुआ है और रूस ने इसी इमारत को क्यों नुकसान पहुंचाया। हमारे साथ इस फैक्ट्री के डायरेक्टर हैं, साथ ही डॉक्टर विजय हैं जो कि ट्रांसलेट करेंगे क्योंकि यहाँ पर भाषा एक समस्या है। सर ये बताएं कि रूस ने इस इमारत को क्यों ही निशाना बनाया? Почему Россия это стрелял? Цель был. Здесь нет никаких военных объектов, никаких вооруженных сил. Поэтому, единственной целью это было нанести урон экономике Украины. यहाँ पे कोई बेस नहीं था, आर्मी का कोई कैंप नहीं था, उनका केवल एक ही टारगेट था कि इकोनॉमिक हमारी खत्म कर दें। वो कितना नुकसान हुआ है अगर ये बता पाए? Сколько приблизительно утеря есть? Где-то в пределах от 15 до 20 миллионов долларов. कह रहे 15 से 20 मिलियन के आसपास का हमारा जो है यहाँ पे नुकसान हुआ है और भी हो सकता है। मतलब साफ था कि यूक्रेन की कमर तोड़ना, आर्थिक रूप से कमर तोड़ना, उसे किसी भी कीमत पर घुटनों पर लाना, ये मकसद होता था। और आप जरा ये तस्वीर देखिए कि पूरी तरह से यहाँ राख बना हुआ है, ये पूरा इलाका जलकर खाक हो गया है। तो दरअसल हम ये तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रूस और यूक्रेन जहां जमीन पर लड़ रहे हैं, तो वहीं रूस ने यूक्रेन को आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए किस तरह की कोशिश की थी, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और बड़ा नुकसान हुआ है। देखिए, ये एक दीमर एक शहर है जहां एक यूनिट को नुकसान पहुंचाया गया जो बड़ा योगदान यहां पर रखती थी यहाँ की इकोनॉमी में। लेकिन ऐसे कई शहर हैं, कई औद्योगिक केंद्र हैं जो रूस के निशाने पर रहे थे। साफ तौर पर कोशिश यही थी कि जंग के मैदान के साथ साथ आर्थिक रूप से भी यूक्रेन को कमजोर किया जाए। रूस और यूक्रेन के बीच इतने लंबे समय तक युद्ध खींचने के पीछे वजह है नेटो देश।
क्योंकि अमेरिका और नेटो देशों के भेजे हथियारों से यूक्रेन जंग में रूस को अभी तक चुनौती दे रहा है। अब अमेरिका यूक्रेन को लंबी दूरी तक वॉर करने वाला रॉकेट भेज रहा है। अमेरिका के इस ऐलान के बाद पुतिन के राइट हैंड ने बाइडेन और पश्चिमी देशों को अंजाम भुगतने की चेतावनी देती है। एक रिपोर्ट आप देखिए। अमेरिका को पुतिन के करीबी की बड़ी धमकी। पुतिन के दाहिने हाथ ने दी पश्चिमी देशों को खुली चेतावनी। रूस पर हमला हुआ तो मिट्टी में मिल जाएंगे पश्चिमी देश। यूक्रेन को पश्चिमी देशों की मदद रूस को इस तरह से नागवार गुजर रही है कि अब रूस की तरफ से अमेरिका और पश्चिमी देशों को डायरेक्ट धमकी दी जा रही है। पुतिन के राइट हैंड कहे जाने वाले रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने एक इंटरनेशनल मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए चेतावनी दी और कहा कि अगर यूक्रेन रूसी क्षेत्र पर हमला करने के लिए अमेरिकी रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल करता है तो रूस पश्चिमी देशों के शहरों को निशाना बना सकता है। दरअसल रूस की ये धमकी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने की बात कर रहा है। इन मिसाइलों की रेंज 80 किलोमीटर तक है। अमेरिका के इस ऐलान के बाद रूस की नाराजगी बढ़ गई है, जिसके बाद पुतिन के राइट हैंड दिमित्री मेदवेदेव ने अंजाम भुगतने की बड़ी धमकी दे दी है। बीते दिनों अमेरिका ने कहा था कि वो यूक्रेन को M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम देगा। M142 का निशाना बेहद सटीक है। अमेरिका का ये रॉकेट सिस्टम 80 किलोमीटर की दूरी पर बैठे दुश्मन के ठिकानों को उड़ा सकता है और ये एक ऐसा हथियार है जो एक साथ कई मिसाइलें दागने की ताकत रखता है। अमेरिका के इस हथियार से रूस को डर सता रहा है कि अगर ये हथियार ज़ेलेंस्की को मिल गए तो रूस की जमीन पर हमला करना यूक्रेन के लिए आसान हो जाएगा। इसी बात से रूस विफरा हुआ है और लगातार अमेरिका पर यह आरोप लगा रहा है कि वो यूक्रेन को हथियार देकर आग में घी डालने का काम कर रहा है। इतना ही नहीं, पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने अल जजीरा के साथ इंटरव्यू में कहा कि यूक्रेन को लेकर फैसले वहां से नहीं बल्कि अमेरिका और पश्चिमी देशों से हो रहे हैं। दिमित्री मेदवेदेव ने यह भी चेतावनी दी कि यूक्रेन का यह युद्ध खतरनाक परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। पश्चिमी देश और अमेरिका को धमकी देने वाले पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव हैं, जो रूस के पूर्व राष्ट्रपति रहे और वहां की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन भी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पश्चिमी देश और नेटो को युद्ध से दूर रहने की धमकी कई बार दे चुके हैं। बावजूद इसके पश्चिमी देश यूक्रेन की लगातार सैन्य मदद कर रहे हैं। अब अमेरिका लॉन्ग रेंज की मिसाइल देने की बात कर रहा है, जिसके बाद पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव का पारा हाई हो गया। उन्होंने आशंका जाहिर की कि अगर इस लॉन्ग रेंज की मिसाइल का इस्तेमाल रूसी इलाकों के खिलाफ किया जाता है तो उनकी सेना उन केंद्रों पर हमला करने के लिए मजबूर हो जाएगी जहां से ये फैसले लिए जा रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले को 100 दिन से अधिक हो चुके हैं और यूक्रेन को यूरोपीय देशों और अमेरिका से लगातार सैन्य सहायता मिलना जारी है। ऐसे में अब यूक्रेन ने अपनी रक्षात्मक नीति को आक्रमण की नीति में बदल दिया है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यूरोपीय अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण रूस को नुकसान उठाना पड़ा है और इससे युद्ध के स्तर पर भी असर पड़ा है। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि इस युद्ध में अब आगे क्या हो सकता है। 100 दिनों के युद्ध में रूस और यूक्रेन दोनों ही ओर से सेनाएं थक चुकी हैं। सेना के साथ साथ यूक्रेन के लोग भी इस तबाही और बर्बादी से थक गए हैं। महाविनाश की इस जंग का क्या नतीजा होगा कहना मुश्किल है। हालांकि युद्ध में कुछ भी किसी भी पल में तय नहीं हो सकता, लेकिन अभी तक के घटनाक्रम पर गौर करें तो हो सकता है कि इन 8 नतीजों में से कोई एक नतीजा सामने आए। अब आगे क्या हो सकता है,
लंबा चल सकता है युद्ध। महाविनाश के इस महाजंग में रूस का पलड़ा हमेशा से भारी नजर आ रहा है, लेकिन अमेरिका और यूरोपियन देशों से मिल रही मदद से जेलेंस्की का हौसला इतना बढ़ गया है कि वो ना तो झुकने और ना ही पीछे हटने के लिए तैयार है। हो सकता है कि यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी ये लड़ाई लंबे समय तक जारी रहे। जिस तरह से रूस और यूक्रेन की सेनाएं हर रोज एक दूसरे को टक्कर दे रही हैं, हर रोज एक दूसरे पर हमला कर रही हैं, ऐसे में इस युद्ध के लंबे समय तक जारी रहने की पूरी आशंका है। अब आगे क्या हो सकता है? युद्ध विराम की घोषणा कर सकते हैं पुतिन। ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा करके पूरी दुनिया को चौंका दे और दावा करे कि यूक्रेन में उनका सैन्य अभियान पूरा हो गया है। अब आगे क्या हो सकता है? रूसी सेना जीत जाए। अमेरिकी और पश्चिमी देशों से लगातार मिल रही मदद के बावजूद रूस के पास यूक्रेन के मुकाबले बेहतर हथियार, एयरफोर्स, ऑन ग्राउंड सैनिक है। यही वजह है कि पश्चिमी रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि रूस की सेना यूक्रेन पर जीत हासिल कर सकती है। हालांकि सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में हमला कर रही रूसी सेना के सामने फ्यूल और रसद एक बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसे में पुतिन जंग को कितनी देर तक जारी रखते हैं, ये कहना मुश्किल होगा। अब आगे क्या हो सकता है? शांति समझौते पर बने सहमति। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद दोनों देशों के वार्ताकारों ने पहले बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर पर, फिर तुर्की में और बाद में यूक्रेन की राजधानी कीव में बातचीत की, लेकिन बात नहीं बनी। हालांकि हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि वो रूस के राष्ट्रपति के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। ऐसे में हो सकता है कि पुतिन शांति समझौते को तैयार हो जाए, जिससे न सिर्फ उन पर युद्ध और आर्थिक प्रतिबंधों का दबाव खत्म होगा, बल्कि उनकी इमेज भी बनी रहेगी। क्योंकि जेलेंस्की पहले से ही स्वीकार कर चुके हैं कि उनका देश पश्चिमी नेटो सैन्य गठबंधन में शामिल नहीं होगा। महायुद्ध के बीच हर हफ्ते नया सीन उभर रहा है। कभी रूस का पलड़ा भारी पड़ता है तो कभी जेलेंस्की मजबूती से नजर आते हैं। अमेरिका भी बार बार कह रहा है कि यूक्रेन युद्ध जीत सकता है। अगर अमेरिका की बात सच साबित हुई तो क्या होगा? रूस और खासकर पुतिन के सामने कौन सी चुनौतियां सामने आएंगी, इससे भी समझना इस वक्त जरूरी है। तो रिपोर्ट देखिए आप। अब आगे क्या हो सकता है? यूक्रेन की संभावित जीत। तमाम चुनौतियों के बावजूद क्या यूक्रेन जीत या जीत के करीब पहुंच सकता है? क्या जेलेंस्की की सेना रूस को वहां खदेड़ने में कामयाब हो सकती है, जहां वो फरवरी में हमले से पहले थे? यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ऐसा दावा तो जरूर करते हैं। हाल ही में जेलेंस्की ने दावा किया कि यूक्रेन निश्चित तौर पर इस युद्ध को जीतेगा। В роботі Давоського форуму є однією з найкращих можливостей саме для цього. Окупанти досі не хочуть визнавати, що знаходяться в глухому куті і що їхня так звана спецоперація вже збанкрутувала. Але обов'язково настане момент, коли український народ... अब आगे क्या हो सकता है? यूक्रेन के बाहर फैल जाए युद्ध। इस बात की संभावना भी मजबूत है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की ये जंग यूक्रेन के बाहर तक फैल जाए। सोवियत संघ से अलग हुए 3 ऐसे देश हैं जो अब अमेरिका के नेतृत्व में नाटो सैन्य गठबंधन के सदस्य हैं। पुतिन ने नाटो को यूक्रेन के सैन्य मदद के खिलाफ चेतावनी दे रखी है। अगर ये युद्ध किसी भी कारण से यूक्रेन से बाहर किसी और देश, खासकर नाटो के सदस्य देशों में जाता है, तो परिणाम भयावह होंगे। अब आगे क्या हो सकता है? पुतिन को राष्ट्रपति पद छोड़ने को होना पड़े मजबूर। रूस में तख्ता पलट हो सकता है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन की मीडिया रूस में तख्ता पलट का भी दावा कर रही है। ब्रिटेन के अखबार मिरर के मुताबिक एक इंटरव्यू में ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI16 के चीफ रह चुके रिचर्ड डियरलव ने रूस में तख्ता पलट का दावा किया। साथ ही MI6 के पूर्व चीफ ने ये भी कहा कि तख्ता पलट की तैयारी की अटकलों के बीच विद्रोह को टालने के लिए पुतिन को सत्ता से दूर भी किया जा सकता है। अब आगे क्या हो सकता है? न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं पुतिन।
लंबे समय से अटकलें चल रही हैं कि हो सकता है कि पुतिन हार को देखते हुए केमिकल या न्यूक्लियर अटैक के बारे में सोच सकते हैं। हाल ही में रूस के एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने एक बार फिर अमेरिका को परमाणु हमले की धमकी दे दी है। रूस को ये बात अच्छी तरह से पता है कि पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के दम पर ही यूक्रेन अब तक उसके सामने खड़ा है और अगर उससे नाटो देशों का साथ नहीं मिलता तो अब तक रूसी सेना यूक्रेन पर कब्जा जमा चुकी होती। इसी वजह से रूस यूक्रेन की जंग में दखल देने वाले देशों पर एटम बम गिराने की धमकी दे रहा है। इस युद्ध के नतीजों की ये सिर्फ अटकलें भर हैं। असल नतीजा कुछ और भी हो सकता है, लेकिन हालात ये जरूर बताते हैं कि कुछ भी होने में अभी कुछ और वक्त जरूर लगेगा।